पहले दानिश कुरैशी आपके पास, फिर डॉक्टर जीनत में आपके पास आऊंगा। दानिश भाई, फिर वही सवाल, किताब और हिजाब में से अगर हिजाब को चुनना है तो फिर जैसा शाइस्ता अंबर कह रही हैं कि कुरान में तो शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है, क्या मजहब सिखाता है हिजाब की वजह से बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखना? सवाल आप समझ गए होंगे। दानिश भाई, डॉक्टर जीनत आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अब मैं जवाब देता हूं जी बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं कि सब इत्मीनान से सुनेंगे। अभी किसी ने सवाल किया था कि मजहब बड़ा है या संविधान। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो संविधान है ना 1950 में लागू हुआ। अगर इस्लाम की बात की जाए तो उससे फार 1200-1400 साल पुराना वो मजहब है। हिंदुइज्म की भी बात की जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी पुराना मजहब है। और भी बाकी सारे छोटे छोटे जो प्रथाएं थी, जो रूढ़ी थी, उन सब के इंक्लूसिवनेस का नाम है भारत का बंधारण, भारत का संविधान। याद रखिए आप, मुझे एक बात, ये पैनल में कोई भी बैठा ये समझा दे, सुनिए बीच में ना बोले। बोलिए। तो कोई बोल रहा है सवाल, कोई भी एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि किसी भी एक रूढ़ी को, एक रिचुअल्स को, एक मजहब को, एक व्यक्ति को का अगर एक्सक्लूजन उसमें होता तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करते? सारे लोगों की, सारे मजहब की, सारी परंपराओं का इंक्लूजन जब आया, जब हमने भारत संविधान लागू किया। अब आप मुझे बताइए, लागूकरण होने के बाद यह कहा जा रहा है कि भाई हिजाब पहले आएगा कि किताब पहले आएगी? अरे भाई, जो मुसलमान है उसके लिए तो किताब का जो वो है, उसका जो हुकूक है, वो तो उसको आइन के आदि ही नहीं मिला हुआ है, तो आप कैसे रोक लेंगे उसको? दूसरे नंबर की बात, अंबर बहन अभी कह रही थी कि भाई ये थोपा जा रहा है। मेरी बहन, आप समझिए, ये पिटिशन उन बहनों ने की है जो खुद पहनना चाहती हैं। तो जो पहनना चाहती हैं, आप उनको क्यों जबरन रोक रही हैं? मुझे तो जितना बहुत ज्यादा इल्म तो नहीं है इस्लाम का, लेकिन जितना मैं जानता हूं, आप जबरन किसी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम मतलब जबरदस्ती तो थोपा जाएगा नहीं। अब अगर किसी को नहीं पहनना है, सुनिए अमन, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। जी, बिल्कुल सही बात है कि संविधान जो है राइट टू रिलीजन देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर कुछ धार्मिक परंपराएं संविधान सम्मत ना हो, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, कहीं पॉलीगैमी से लेकर हलाला से लेकर तलाक बिद्दत भी उसमें था, जिसमें संविधान में जो अधिकार दिए उनका उल्लंघन होता है, जैसे महिला अधिकार का राइट टू, मतलब ये। तो क्या अगर कुछ धार्मिक प्रथाएं संविधान सम्मत ना हो तो संविधान ऊपर है या वो धार्मिक प्रथाएं ऊपर? देखिए मैं आपको सीधी से बात समझा दूं। अमन, जो आप पूछ रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दूं। दिक्कत क्या, बात क्या है कि हमारे यहाँ जैसे कि अगर मुसलमानों में शादी की जाए तो हमारे यहाँ निकाह हो गया, निकाह होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्री की उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, बट प्राइमरीली वो निकाह ही करते हैं। अगर हिंदू रीति रिवाज के मुजब की बात की जाए तो जो उनके फेरे होते हैं वही करते हैं। सवाल ये है कि अगर उनकी रूढ़ी के मुताबिक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है तो वो उस पर चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉलीगैमी की बात कर रहे हैं या और किसी की भी बात करते हैं, सुनिए, तो जिस तरह ये बहनें हिजाब के लिए गई हैं, अगर कोई आपके साथ हलाला की जबरदस्ती कर रहा है तो जाके 376 में मामला दर्ज करिए, फिर देखते हैं कौन आएगा सामने। कोई नहीं आएगा। सवाल ये है, आपको कानून का इस्तेमाल करने की समझ बहनों को देने की जरूरत है, जो इन बच्चियों ने किया हिजाब के मामले में। ये जिम्मेदारी जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है, बार बार दखल अंदाजी की जरूरत ही क्यों पड़े? तलाक बिद्दत को खुद ही खत्म कर दिया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर ना करना पड़ता। अगर जैसे हलाला है, वो आप जानते हैं, उसको खुद ही अगर खत्म कर दिया जाता तो फिर उस पर बैन की बात ना होती। या पॉलीगैमी, अच्छा, आप भी उसके अगेंस्ट है दानिश भाई। पॉलीगैमी मतलब पॉलीगैमी वो तो संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो महिला अधिकार का मामला है, वो तो महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इसीलिए मैंने बोला इसको आराम से समझिएगा, कोई लड़ाई की बात नहीं। इसीलिए मैंने बोला आस्था संविधान सम्मत अगर ना हो, अगर रूढ़िवादी कुछ प्रथाएं संविधान सम्मत ना हो। डॉक्टर जीनत, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आस्था के कुछ चीजें संविधान सम्मत ना हो तो संविधान सुप्रीम है। एक मिनट सर, एक मिनट। डॉक्टर जीनत बहुत देर से वेट कर रही हैं, प्लीज। डॉक्टर जीनत बहुत देर से वेट कर रही हैं, प्लीज। डॉक्टर जीनत आप बोलिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पोलीगमी जो है वो इज अ रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डिनेंस, नॉट अ परमिसिव वन। वो जमाने में जब 400 औरतें होती थी तो उसको कम कर करके, और जो बैटल ऑफ अहद हुआ जब ये लेडीज जो है वो विधवा होती थी और वो अकेली रह जाती थी, और वही सूरा में ये भी है कि तुम हर एक अपने दिल का एक जैसा ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे सकते। वर्स नंबर 129 सूरा नंबर 4।
तो पॉलीगमी जो है वो रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डिनेंस है और परमिसिव ऑर्डिनेंस है ही नहीं, लेकिन हमारे लोग जो है वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अलग मामला है। लेकिन ये जो मामला की जो बात हो रही है, तो मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ आपके सामने। देखिए, जो मैंने सुना है अब और जो मैं सुबह से सुनते आ रही हूँ कि जजमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले ये है कि एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है दिमाग की, कि ये हमारा कंडीशन है कि हम हिजाब पहनेंगे और वही पहनेंगे तो वही सही है। अभी ये जो है वो मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये कंडीशन हो गया है आपके माइंड का और आप उसे आगे बढ़ना देख ही नहीं चाहते हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये स्कूल है, उसके रूल्स क्या है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट लॉजिक, लेकिन यहाँ जो मैं देख रही हूँ यू आर गोइंग अगेंस्ट लॉजिक। वो पहला पॉइंट है। सेकेंडली क्या है कि ये एक मेरे ख्याल से एक अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया है कि दिस इज अस, बस हम पहनेंगे तो दिस इज अस, हमारा है तो हम ऐसे ही करेंगे। और एक माइंडसेट उसके साथ पेट्रियार्की जो है वो एकदम डोमिनेंट और मिसोजिनी है, इट इज एक्सट्रीमली डोमिनेंट। और ये जो क्वालिटीज है ये बिल्कुल इस्लाम पसंद नहीं करता है। इस्लाम ने पेट्रियार्की को हटाया, औरत और मर्द को इक्वल दर्जा दिया। औरतों को वो टाइम में अगर आप एक लेक्चर रखें तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक पेपर लिखा है, पब्लिश होने जा रहा है कि मुस्लिम विमेन ने क्या क्या नहीं फील्ड्स में, साइंटिफिक फील्ड्स में, स्पिरिचुअल फील्ड में, आप बताइए वो पीछे हटे, मेडिकल फील्ड्स में, सब में वो आगे बढ़े। लेकिन इस किस्म की सोच जो आजकल आ रही है कि भाई ये छोटी सी स्कूल है जिसका एक लॉ है, आप हज पे जाते हो तो आप एहराम पहनते हो, वहां एक वो उसका ड्रेस कोड वो है, तो वहां आप दूसरा पहन सकते हो। आप कोर्ट में जाते हो, आप जज हो तो एक उसका भी एक ड्रेस कोड है। तो ये जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसके ऊपर इतना जोर और शोर और किताब और हिजाब और कहां से कहां ये बात कहां से कहां पहुंच गई, जो लॉजिक और इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी के बाहर है। नहीं, लेकिन मैं सरवर भाई आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन शाइस्ता अंबर, एक मिनट शाइस्ता अंबर, लेकिन ये इसलिए सवाल मैंने पूछा किताब हिजाब पहले या किताब, क्योंकि हिजाब पर प्रतिबंध की वजह से, क्लासरूम में हिजाब पर प्रतिबंध की वजह से हजारों बच्चियां नहीं जा रही हैं स्कूल, हजारों बच्चियां। इसलिए मैंने पूछा है सवाल। शाइस्ता अंबर, मैं आपसे एक बहुत कड़वा सच बताऊंगी अमन साहब, प्लीज। मैं आपसे एक बहुत कड़वा सच बताऊंगी। हमारे बहुत सारे तालिबानी मानसिकता के कुछ लोग जो हैं वो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते कि वो कुरान शरीफ के कानून जान जाएंगी या शिक्षा जान जाएंगी। वो उनको तरक्की के पंख देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में बस यही है कि लड़कियां शादी करो, वो शौहर के साथ में रहें। जबकि कुरान पाक साफ साफ कहता है कि निकाह एक एग्रीमेंट है, दोनों लाइफ पार्टनर है, निफ्सुल ईमान, मियाँ बीवी दोनों लाइफ पार्टनर हैं। लेकिन वह मानसिकता गलत हो गई है। आपके चैनल से मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ कि आपका सुप्रीम कोर्ट में जितने भी टीवी चैनल वाले हैं 3 दिन से हमको देख रहे हैं, और कल पिटीशन दे रही हूँ कि कुरान शरीफ में तलाक की जो शक्ल है वो सिर्फ तलाक है, और हमारे कुछ लोगों ने 1300 साल से तलाक की किस्में तैयार कर दी हैं। जैसे आम अमरूद की किस्में होती हैं, जैसे फलों की किस्में होती हैं, वैसे ही तलाक की किस्में बना दी। तलाक मुगल्लिज़ा, तलाक एहसन, तलाक हुस्ना और तलाक कनाइया, तलाक मुगल्लिज़ा, तलाक बिदत, ये इस तरह की तलाकों की किस्में एक फल और सब्जी की तरह से बना दी गई हैं। जबकि कुरान पाक में सिर्फ तलाक है, और तलाक एक रहमत है, उसको जहमत और तलाक की तलवार और पूरी तरह से लड़की की जिंदगी और मियाँ बीवी की जिंदगी, खुशहाल जिंदगी को काटने वाले, तोड़ने वाले उन लोगों को आप क्या कहेंगी? लोग हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो कहते हैं कि भाई ये आप चॉइस पर क्यों अड़ंगा लड़ा रही हैं? 10 सेकंड देंगे, 10 बिल्कुल आ रहा हूं दानिश भाई, कि महिलाओं बच्चियों की चॉइस है, मर्जी है,